Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are study about B Pharmacy 7 semesters Instrumental Method of Analysis Important Question. आज हम लोग देखेंगे Important Question Instrumental Method of Analysis 7 semester का है। इसमें बोल रहा है एक क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ HPLC। HPLC के बारे में बोल रहा है कि प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन लिखने के लिए इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इंस्ट्रूमेंटेशन इसका क्या क्या कौन कौन सा पार्ट सब है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि HPLC होता क्या है। यह हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हम लोग पहले सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है तो बोला द प्रिंसिपल ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसको HPLC भी शॉर्ट पे HPLC बोलते हैं, is based on the separation of components in a mixture due to the differences in their interactions with the stationary and mobile phase. These separations relies on the following key principles. क्या बोल रहा है कि HPLC क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। यह जो है सेपरेशन करता है कंपोनेंट्स का, जो मिक्सचर कंपोनेंट्स है उसका सेपरेट आउट करता है, उसको सेपरेट आउट करता है। किसके बेस पे करता है, यह स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बेस पे उसके डिफरेंसेस इंटरेक्शंस, मतलब मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में किस तरीका से वो इंटरेक्ट करता है, किस तरीका से एफिनिटी उसका क्या है, उस बेस पे क्या बोलते हैं इसको सेपरेट आउट करते हैं। इसमें मोस्टली जो होता है यह सेपरेशन होता है स्टेशनरी फेज से और मोबाइल फेज से। सैंपल किस प्रकार का है, उसकी एफिनिटी क्या है सैंपल की, पोलर है कि नॉन पोलर है, क्या नेचर क्या है सैंपल का, उस बेस पे सेपरेट आउट होता है। उसका फर्स्ट एप्लीकेशन यह है इसमें पार्टीशनिंग और एडजॉर्प्शन। तो पार्टीशनिंग क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं द बोला HPLC सेपरेट्स एनालाइट्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव एफिनिटी बिटवीन ए स्टेशनरी फेज एंड ए मोबाइल फेज। बोल रहा है कि पार्टीशनिंग कब होगा, पार्टीशन के बेस पे यह सेपरेट आउट होता है और एडजॉर्प्शन के बेस पे यह सेपरेट आउट करते हैं। इसको प्रिंसिपल इसका है। तो कब पार्टीशन होगा, कब एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन कब किस मतलब कौन किस टाइम एडजॉर्प्शन होगा, किस टाइम पार्टीशन होगा। तो एडजॉर्प्शन होने के लिए जब स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, स्टेशनरी फेज जो है वह लिक्विड हो, लिक्विड से कोटेड हो। क्या बोल रहा है कि लिक्विड से कोटेड हो। स्टेशनरी फेज क्या हो, लिक्विड से वह कोटेड हो, और मोबाइल फेज हो वो ऑल्सो लिक्विड हो। दोनों फेज अगर लिक्विड हो तो उसे क्या बोलते हैं, वो पार्टीशन उस वो कहलाता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। और इसका प्रिंसिपल जो होता है वो पार्टीशन होता है। और एडजॉर्प्शन कब होता है, एडजॉर्प्शन जब स्टेशनरी फेज सॉलिड हो और मोबाइल फेज लिक्विड हो, तो ये क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन कहलाएगा। आगे क्या बोल रहा है, कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली विथ द स्टेशनरी फेज। बोल रहा है कि जो कंपोनेंट यूज करेंगे, जो सैंपल यूज करना है, जिसको हम लोग को डिटेक्ट करना है, वह सैंपल अगर वह स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हो, मतलब उसका अट्रैक्शन अच्छा हो और एफिनिटी जो है स्टेशनरी फेज के साथ अच्छा हो, तो वो इल्यूट मतलब होता है कि इंजेक्टर्स में हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करें और कॉलम में इंजेक्ट करें, और कॉलम से जो बाहर निकला, मोबाइल फेज जो कॉलम से होते हुए सेपरेट होते हुए जो बाहर जो निकला, तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं कि उसको इल्यूट बोलते हैं। और components that interact more strongly with the stationary phase will more slowly through। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर देख सकते हैं, उस अच्छे से हम लोग और अच्छे से उसको डिस्क्राइब किए हुए हैं, स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है। अगर ये सब लोग अगर नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। वैसे हम लोग बता देते हैं, स्टेशनरी फेज इसमें क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसी दोनों वर्क पे वर्क करता है। अगर आप लोग स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज अच्छे से समझ गए तो आप लोग को समझने में थोड़ा इजी होगा। तो क्या बोल रहा है कि स्ट्रांगली स्टेशनरी फेज के साथ क्या होगा, या स्ट्रांगली अगर इंटरेक्ट करेगा तो वो बाहर जो निकलेगा, उसका जो सेपरेट होकर बाहर जो निकलेगा वो स्लो होगा, स्लो थ्रो कॉलम।
कॉलम से जो बाहर निकलेगा वो स्लो निकलेगा। वाइल दोज डैट हैव ए स्ट्रॉन्गर एफिनिटी फॉर द मोबाइल फेज, अगर मोबाइल फेज जो बाहर निकल रहा है, मोबाइल फेज जो निकल रहा है कॉलम से होकर मोबाइल फेज जो निकल रहा है, तो अगर उसके साथ स्ट्रॉन्गर होगा, एफिनिटी अगर सैंपल की एफिनिटी उसके साथ स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी से वह क्विकली रिमूव आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मोर क्विकली रिमूव आउट। अब हम लोग देख सकते हैं रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या होता है? रिटेंशन टाइम वो होता है कि each compounds in a mixture has a unique retention time which is the time taken for the analytes to travel। बोल रहा है कि अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग रिटेंशन टाइम होता है, हर कंपोनेंट जो सैंपल यूज करते हैं उसका अलग अलग रिटेंशन टाइम होता है। बट इसमें जो टाइम रिटेंशन टाइम होता क्या है, जब हम लोग कॉलम में इंजेक्ट किए, इंजेक्टर से होकर कॉलम में इंजेक्ट किए सैंपल को, इंजेक्ट करने के बाद से सैंपल जो डिटेक्टर के पास गया सेपरेट आउट होकर, जितना टाइम लगा इस प्रोसेस को होने में उसी को रिटेंशन टाइम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें डिटेक्टर्स का एक और पार्ट है, बोला थ्रो द कॉलम टू द डिटेक्टर, वो तो हम लोग समझा देंगे। उसके बाद द डिफरेंस इन रिटेंशन टाइम्स इज यूज टू द आइडेंटिफाई द एनालिसिस, मतलब अलग अलग डिफरेंस रिटेंशन टाइम होता है, उससे हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल क्या है? पोलैरिटी। पोलैरिटी के हिसाब से भी हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। तो पोलैरिटी इन नॉर्मल फेज एचपीएलसी, ये नॉर्मल फेज जो होता है इसमें एचपीएलसी में जो एक रिवर्स फेज होता है, एक नॉर्मल फेज होता है। तो नॉर्मल फेज जो होता है एचपीएलसी में, उसमें पोलैरिटी किस हिसाब से बेस्ट वर्क करता है? तो द स्टेशनरी फेज इज पोलर। नॉर्मल फेज में जो है, नॉर्मल फेज में एचपीएलसी के नॉर्मल फेज जो होता है, अगर नॉर्मल फेज में नॉर्मल फेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं एचपीएलसी का, तो इसमें जो स्टेशनरी फेज होगा वह पोलर होगा, और एंड द मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, और मोबाइल फेज जो होगा वह नॉन पोलर होगा। क्या बोला आगे? पोलर कंपाउंड्स आर रिटेंड लॉन्गर बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन विथ द स्टेशनरी फेज। क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर इससे पोलर कंपोनेंट्स अगर यूज करेंगे, सैंपल का जो है सैंपल अगर लेंगे, पोलर कंपोनेंट्स का सैंपल लेंगे, तो स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर है। स्टेशनरी फेज क्या है? वह पोलर है। अगर पोलर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होगा तो बाहर जो वह निकलेगा, इल्यूट होगा बाहर, जो इंटरेक्ट स्टेशनरी फेज के साथ जो इल्यूट बाहर निकलेगा वह क्या मतलब बहुत देरी से निकलेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद इसमें बोलते हैं, क्या बोल रहा है इसमें? इन रिवर्स फेज एचपीएलसी, रिवर्स फेज में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, नॉर्मल फेज का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर, स्टेशनरी फेज जो होता है नॉन पोलर होता है, एंड मोबाइल फेज इज पोलर। इसमें क्या होता है? मोबाइल फेज पोलर होता है। अगर नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेंड लॉन्गर, अगर इसके अंदर नॉन पोलर कंपाउंड लेंगे तब पर भी क्या होगा कि इसमें जो स्टेशनरी फेज क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर तो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है, तो उससे इंटरेक्ट ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा कि इंटरेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसमें भी जो इल्यूट होगा बाहर जो निकलेगा, सब्सटेंस जो सेपरेट आउट हो बाहर निकलेगा वो भी देर से निकलेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। उसके बाद प्रेशर, इसमें प्रेशर क्या है? बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें प्रेशर क्या है? एचपीएलसी ऑपरेट्स अंडर हाई प्रेशर। एचपीएलसी जो है यह ऑपरेट्स होता है हाई प्रेशर के थ्रू, विच फोर्स द मोबाइल फेज थ्रू द कॉलम क्विकली। बोल रहा है कि फोर्स मोबाइल फेज को जो है यह फोर्स करता है, फोर्स लगाता है कॉलम के अंदर जाने के लिए, क्विकली जाने के लिए, अलाउइंग फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट सेपरेशन। इससे क्या होता है? अगर यह प्रेशर जो लगता है इससे एफिशिएंट जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और अच्छे तरीके से सेपरेट आउट होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। पहले ज़माने में जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ओल्ड टेक्निक जो है, तो उससे यह बेटर सेपरेशन होता है, इससे मतलब बेटर सेपरेशन होता है। उसके बाद हम लोग हैं सेपरेशन मैकेनिज्म। सेपरेशन मैकेनिज्म क्या है इसका? कौन कौन सा मैकेनिज्म से यह सेपरेट आउट होता है? कंपोनेंट आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन डिफरेंट मैकेनिज्म, अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म है, सच एज एडजॉर्प्शन के बेस पर भी इसका सेपरेशन हो सकता है, और पार्टीशनिंग, आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूशन,
डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप्स ऑफ HPLC यूज्ड एंड स्टेशनरी फेज। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हम लोग HPLC यूज करेंगे, वह सैंपल पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का नेचर का सैंपल है। नेचर मतलब किस प्रकार के नेचर का सैंपल है, मतलब सैंपल किस प्रकार के नेचर का है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट देख लेते हैं, वो तो प्रिंसिपल था। उसके बाद से अब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट देख लेते हैं, कौन कौन सा पार्ट है इसमें, HPLC में कौन कौन सा पार्ट्स हैं। तो हम लोग डायग्राम के हेल्प से अभी देख लेंगे। डायग्राम अगर देख लेंगे तो यह HPLC का इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है। यह मतलब HPLC का ये पार्ट सब है। किस तरीका से हम लोग यूज़ करते हैं HPLC। सबसे पहले यह HPLC सॉल्वेंट, यह HPLC जो है वह सॉल्वेंट्स है। इसके अंदर जो सॉल्वेंट रखा हुआ है, सॉल्वेंट क्या करता है, जो मोबाइल फेज का काम करता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है वह पंप के पास जाता है। सॉल्वेंट जो है वह पंप के पास जाता है। पंप क्या करता है कि पंप जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है और पंप करता है इंजेक्टर के पास। पंप जो है वह इंजेक्ट करता है, यह पंप हो गया, ये जो है यह पंप हो गया, HPLC पंप हो गया। उसके बाद से यह इंजेक्टर के पास पंप किया और ये सैंपल है, ये जो है सैंपल है। यह सैंपल क्या हुआ, इंजेक्ट हुआ, इंजेक्टर के पास इंजेक्ट हुआ। इंजेक्ट करने के बाद से सैंपल के पास इंजेक्ट हुआ और यहाँ से इस जगह से यह मोबाइल फेज को जो है वह पंप किया। पंप करने के बाद से दोनों मिक्स होकर कहाँ चला जाएगा, HPLC कॉलम में। कॉलम इस जगह से यह पंप है, प्रेशर लगाएगा, यह पंप करेगा तो कॉलम में जाएगा। कॉलम में जाने के बाद से इस जगह स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज के हिसाब से वहाँ सेपरेट होगा। सेपरेट आउट होने के बाद से डिटेक्टर के पास चला जाएगा। डिटेक्टर्स के पास चला जाएगा तो ये डिटेक्ट करेगा जो सेपरेट हुआ है मॉलिक्यूल्स और कंपोनेंट्स जो सेपरेट आउट हुआ है वो सेपरेट होगा इसके पास, डिटेक्टर के पास, तो वो डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद से डाटा इक्विजिशन के पास चला जाएगा। ये डाटा एनालाइजर है। ये डाटा एनालाइज करेगा और ग्राफ मेकिंग करेगा, ग्राफ पुल आउट करेगा इस हिसाब से। उसके बाद से जो वेस्ट मटेरियल रहेगा जो बचा हुआ हो वो वेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। बस ये पार्ट है। ये पार्ट को अगर ध्यान में रखें हैं तो समझने में आसानी होगा। हम लोग आप थ्योरी पार्ट देखते हैं। थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। सॉल्वेंट रिजर्वायर हम लोग देख रहे थे, सॉल्वेंट रिजर्वायर है। सॉल्वेंट रिजर्वायर का काम क्या करता है, सॉल्वेंट रिजर्वायर जो होल्ड्स द मोबाइल फेज विच कैन बी ए सिंगल सॉल्वेंट और ए मिक्सचर। बोला है कि ये सॉल्वेंट रिजर्वायर जो होल्ड कर रखता है मोबाइल फेज को, या सिंगल भी हो सकता है, सिंगल कंपोनेंट्स भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट का मिक्सचर भी हो सकता है। ऑफ्टन फिल्टर्ड ए degassed to remove impurities and air bubble। यह degassed भी करता है और रिमूव करता है impurities को। यह सॉल्वेंट रिजर्वायर जो है रिमूव करता है impurities को और एयर बबल, उसके अंदर जो एयर कभी कभी बन जाता है उसको भी यह रिमूव आउट करता है। उसके बाद से पंप क्या होता है, मूव्स द मोबाइल फेज थ्रू द कॉलम एट ए कंसिस्टेंट हाई प्रेशर। बोला है करवाता है एक ही कंसंट्रेशन के साथ और हाई प्रेशर के थ्रू, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम। वह सिस्टम पे डिपेंड करता है कि किस प्रेशर कितना रखना है। तो दिस कैन बी एन आइसोक्रेटिक पंप, या तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं आइसोक्रेटिक पंप या ग्रेडियंट पंप। अब आइसोक्रेटिक पंप क्या होता है, आइसोक्रेटिक पंप कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेज। आइसोक्रेटिक पंप जो है, आइसोक्रेटिक पंप क्या करता है, आइसोक्रेटिक पंप जो है वह कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेज का जो है एक कांस्टेंट कंपोजिशन रखता है। और ग्रेडियंट पंप क्या होता है, ग्रेडियंट पंप जो होता है वेरिंग कंपोजिशन ड्यूरिंग द रन। जब हम लोग वहाँ मोबाइल फेज जब रन करता है, मोबाइल फेज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जब वो मोबाइल फेज जब रन करता है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं उसके कंसंट्रेशन को, उसके कंपोजिशन को, वो ग्रेडियंट पंप में वो कर सकते हैं। लेकिन आइसोक्रेटिक पंप में जो है वह कांस्टेंट रहता है, कंपोजिशन को हम लोग बढ़ा या घटा नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, वो हो जाता है आइसोक्रेटिक पंप। उसके बाद इंजेक्टर क्या होता है, दिस इंट्रोड्यूस द सैंपल्स इनटू द मोबाइल फेज। इंजेक्शंस कैन बी मैनुअल। बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस करते हैं सैंपल को। इंजेक्टर क्या होता है, इंजेक्टर जो होता है वह सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं मोबाइल फेज में इंजेक्शन के थ्रू।
वह मैनुअल भी हो सकता है, इंजेक्शन जो होता है मैनुअल सिरिंज टाइप पर भी हो सकता है, और ऑटोमेटेड यूजिंग एन ऑटो सैम्पलर, या ऑटोमेटिक भी हो सकता है और ऑटो सैम्पलर भी हो सकता है, मतलब खुद से वह इंजेक्ट कर दे ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू, दैट हैंडल्स मल्टीपल सैंपल्स, और यह एक से ज़्यादा सैंपल्स रखता है। कॉलम, कॉलम क्या होता है? द कॉलम इज द हार्ट ऑफ द HPLC सिस्टम। HPLC सिस्टम का कॉलम जो है वह हार्ट माना जाता है। जैसे बॉडी में हार्ट अगर बंद हो जाए तो बॉडी बंद हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इंसान की, उसी तरीका से यह HPLC में जो जो हार्ट का काम का करता है यह कॉलम करता है। वेयर सेपरेशन अकर्स, जिसकी वजह से सेपरेशन होता है। इट इज पैक्ड विथ ए स्टेशनरी फेज, ये कॉलम जो होता है किससे पैक रहता है? एक स्टेशनरी फेज से पैक रहता है। यूजुअली मेड अप ऑफ स्मॉल पोरस पार्टिकल्स, या किसका बना रहता है? स्मॉल पोरस पार्टिकल्स का बना रहता है। दैट सैंपल्स कंपोनेंट्स इंटरेक्ट डिफरेंटली, जिससे सैंपल जो है, सैंपल का कंपोनेंट जो है वह इंटरेक्ट करता है उसके डिफरेंटली, अलग अलग प्रकार से वह इंटरेक्ट करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद कॉलम के बाद आ जाता है विथ दिस स्टेशनरी फेज रिजल्टिंग इन सेपरेशन एज दे मूव्स थ्रू द कॉलम। स्टेशनरी फेज के हिसाब से अलग अलग प्रकार का रिजल्ट देता है सेपरेशन का, जिस तरीका से कॉलम यूज करते हैं हम लोग उस तरीका से। उसके बाद डिटेक्टर्स आ जाता है। द डिटेक्टर्स मॉनिटर्स द सेपरेशन कंपोनेंट्स एज दे एल्यूट फ्रॉम द कॉलम। कॉलम से जब एल्यूट होता रहता है उस टाइम यह उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्टर्स इंक्लूडिंग, मतलब कितने कौन कौन से डिटेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से कितने प्रकार के डिटेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से डिटेक्टर किस टाइम यूज़ किया जाता है। यूवी विजुअल डिटेक्टर्स, यूवी विजुअल डिटेक्टर्स किस टाइम यूज करते हैं, यह क्या किस लिए यूज होता है? मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी और यूवी विजुअल लाइट्स, या विजुअल लाइट्स, मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी और विजुअल लाइट्स, या एब्जॉर्बेंस के बेस्ड पे इसको डिटेक्ट करता है और विजुअल लाइट के थ्रू। फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर्स क्या होता है? 4 कंपाउंड्स दैट फ्लोरोसेंस, ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो जिसको सेपरेट आउट करना रहा है वह फ्लोरोसेंस क्रिएट करता हो और फ्लोरोसेंस एबिलिटी रखता हो, ऐसे कंपाउंड के लिए फ्लोरोसेंस डिटेक्टर्स यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर्स क्या होता है? ये डिटेक्ट्स चेंजेस इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऐसे सैंपल्स जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शो करता हो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर्स यूज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर्स HPLC में यूज करते हैं, या डिटेक्टर्स किस लिए यूज होता है? प्रोवाइड्स मास इंफॉर्मेशन, इस डिटेक्टर से जो है मास इंफॉर्मेशन, कितने कंपोनेंट्स का मास कितना है, कोई भी कंपोनेंट का मास कितना है, कितना वेट है, उसको इंफॉर्मेशन उसका प्रोवाइड करते हैं। हेल्पफुल फॉर द कम्प्लेक्स एनालिसिस, या मिक्सचर ऑफ कम्प्लेक्स, बहुत सारे जो मिक्सचर रहते हैं उसका कम्प्लेक्स को एनालिसिस करने के लिए यह हेल्पफुल है। डाटा सिस्टम, डाटा सिस्टम क्या होता है? द डाटा सिस्टम्स रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस द सिंगल फ्रॉम द डिटेक्टर्स। डाटा सिस्टम जो होता है, डाटा सिस्टम क्या होता है? डाटा सिस्टम, द डाटा सिस्टम्स रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस द सिग्नल फ्रॉम द डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स के पास जो सिग्नल आता है उससे पास से जो सिग्नल आता है उसी को डिटेक्ट करता है, और जनरेटिंग ए क्रोमेटोग्राम, और एक प्रकार का क्रोमेटोग्राम जनरेट करता है। इट कैलकुलेट्स पीक एरियाज, रिटेंशन टाइम एंड अदर इम्पोर्टेंस पैरामीटर्स, और कैलकुलेट करते हैं रिटेंशन टाइम से और पीक एरियाज से, जो क्रोमेटोग्राम का जो पीक आया उससे हिसाब से हम लोग सेपरेट आउट करते हैं और रिटेंशन टाइम से सेपरेट आउट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ HPLC, एप्लीकेशन क्या है? इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं हम लोग? HPLC इज इसेंशियल फॉर द ड्रग डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड वैलिडेशन। इट्स यूज टू determine purity, detect impurities and quantify active ingredients in the medications। बोल रहा है कि यह HPLC जो है यह इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है ड्रग डेवलपमेंट के लिए। ड्रग डेवलपमेंट जो होता रहता है उसमें भी यह यूज करते हैं, HPLC यूज करते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल QC में भी यूज करते हैं, और वैलिडेशन में भी यूज करते हैं। वैलिडेशन क्या होता है कि कोई भी वर्क करने से पहले उसको अच्छी तरीक़ा से इंस्पेक्शन कर लेना, जांच पड़ताल कर लेना, उसी को वैलिडेशन बोलते हैं। इट यूज टू
डिटरमाइन प्योरिटी, और प्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए, इम्प्योरिटी डिटेक्ट करने के लिए, और क्वांटिफाई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए, और इन मेडिकेशंस। उसके बाद होता है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्या होता है? क्लिनिकल डायग्नोस्टिक यूज फॉर द एनालाइजिंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। बोला है कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में एनालाइजिंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स क्या होता है कि ब्लड और यूरिन, बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं सब वो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स है। टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर्स बायोमार्कर्स, मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोन्स। बॉडी के अंदर जो बायोमार्कर्स है और मेटाबोलाइट्स हैं और हार्मोन्स है उसको डिटेक्ट करते हैं। इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग डिजीज को भी डायग्नोस करते हैं। मॉनिटरिंग पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट किए हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस किस तरीके से होता है? HPLC डिटेक्ट्स पोल्यूटेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड हेवी मेटल्स। बोला है डिटेक्ट करता है पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कितना प्रकार पोल्यूशन है, पोल्यूशन कितना बढ़ गया, क्या हुआ नहीं हुआ, उसको भी डिटेक्ट करते हैं। पेस्टिसाइड्स में कोई हेवी मेटल्स तो नहीं प्रेजेंट है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं प्रेजेंट है, जिससे हम लोग को बॉडी, जब हम लोग इंटेक करेंगे, फूड इंटेक करेंगे तो उससे जरिए बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा। और हेवी मेटल्स इन वाटर, सॉइल एंड एयर्स। कोई वाटर में तो हेवी मेटल्स नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है सॉइल और एयर्स में। उसके बाद इसको फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। इंश्योर्स फूड सेफ्टी एंड एनालाइजिंग एडिटिव्स। जो एडिटिव्स यूज होता है, एडिटिव्स जो बाहर से जो प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं इसमें फूड्स में, वो तो कोई हार्मफुल तो नहीं पहुंचा रहा है बॉडी के लिए, कोई हार्मफुल तो सब्सटेंस नहीं है। उसके बाद फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं, बायोकेमिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में करते हैं। आज के लिए इतना ही, बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।